हेलो, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9-9.5 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाए। निबंध लेखन कार्यक्रम का 13वां विषय आप देखने जा रहे हैं। निबंध लेखन की चर्चा हम कर रहे थे, निबंध को कैसे अच्छे तरीके से लिखा जाए। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं या देने की इच्छा रखते हैं, उसमें अति संभावित विषय कौन से हो सकते हैं, इसका मार्गदर्शन संपूर्ण रूप से हमारी इस श्रृंखला में चल रहा है। और उसी श्रृंखला की एक कड़ी को आप देख रहे हैं, जो कि है 13वां टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि ये विषय क्या है। विषय असल में हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और आइए वहीं चलते हैं। बाकी अगर आप हमारे मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहते हैं, पर्याप्त मात्रा में लिखने का अभ्यास करना चाहते हैं, तो संबंधित ग्रुप दिए हुए हैं। जनरल स्टडी के लिए भी चल रहा है, सामान्य हिंदी के लिए भी है, निबंध के लिए भी है और निरंतर यहाँ लेखन अभ्यास करवाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। जानकारी इकट्ठी करनी हो तो आप देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये विषय है। कहा गया कि भारत की बदलती विदेश नीति और वैश्विक भूमिका। भारत की विदेश नीति पर यह चर्चा है और विदेश नीति से संबंधित कोई ना कोई विषय तो अवश्य ही आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां भी है और उसमें जो वैश्विक भूमिका है वो अब भारत की कैसी है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। विदेश नीति में समय के साथ लगातार बदलाव आते हैं, लगातार परिवर्तन आते हैं। तो यहां भी वही मामला है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई? देखिए,
इसमें आप पहले तो ड्राफ्ट बनाइए, जैसे कि एक अच्छे निबंध में बनाना चाहिए, और प्रारूप का जो पहला हिस्सा है उसमें आप आजादी के बाद की जो विदेश नीति है उसकी चर्चा करिए। आजादी के बाद, आजादी से पहले तो हमारी संप्रभुता ही नहीं थी, तो विदेश नीति क्या होगी, सब अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन आजादी मिली और उसके बाद की स्थिति क्या है। आजादी के बाद की दशा, इसको आप रखें। उसके साथ साथ आप इसमें, अब आजादी के बाद की दशा में आप गुट निरपेक्षता को जोड़ सकते हैं। शांति का आधार जो है, नैतिक मूल्यों को आधार बना सकते हैं, मतलब वो थी उस समय, आजादी के बाद की स्थिति हमारी वही थी, गुट निरपेक्ष रहेंगे, नैतिक सिद्धांतों पर चलेंगे। बाद में पता लगा कि वो सिद्धांत जो है वो खोखले सिद्ध हो गए। शीत युद्ध के दौर में भारत की स्थिति क्या थी, शीत युद्ध में भारत क्या कर रहा था, तो शीत युद्ध का दौर, ठीक है, इसको भी आप लिख दीजिए। उसके साथ साथ आप इसमें, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा भूखंड, वो टुकड़े टुकड़े में बट गया, ठीक है, रूस के टुकड़े हो गए। रूस का जो पुराना स्वरूप है वो सोवियत संघ का था, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इन चीजों को आप शीत युद्ध के दौर के साथ अटैच करके लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, अगर आप भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो ड्राफ्ट में पूरा निबंध नहीं लिखना होता है। कुछ लोग ड्राफ्ट ही इतना डिटेल बना देते हैं कि निबंध का भी समय उसी में खत्म हो जाता है। ड्राफ्ट में सिर्फ पॉइंट्स तय करने हैं कि आपको किन किन बिंदुओं पर कौन कौन से पैराग्राफ और किस क्रम में लिखने हैं, ताकि जब आप लिखने के फ्लो में आए, लिखने के प्रवाह में आए, तो आपको ये याद रहे कि कहाँ पर क्या जोड़ना है, कुछ भी छूटे ना, और कुछ भी आप फालतू की चीज ना लिखें, इसलिए ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो शीत युद्ध का जो दौर था उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की चर्चा कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन पर और उसके बाद की जो स्थिति है उसको चर्चा में रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन, और उसके बाद अब भारत की जो कूटनीति है, भारत की प्रतिक्रिया या भारत की कूटनीति, ठीक है, इसको शामिल कर लेंगे। और हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट वाली जो पॉलिसी है उसको आप जोड़ सकते हैं। इसको आप जोड़ सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा और क्या क्या परिवर्तन आया है, मतलब अब जो तात्कालिक समय चल रहा है उसमें कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हो गए। तो भारत की वर्तमान विदेश नीति में जो तत्व हैं उनको लिखेंगे। वर्तमान विदेश नीति के तत्व, ठीक है, इसको लिख देंगे। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब का जिक्र कर सकते हैं, है ना, इनकी चर्चा करनी ही पड़ेगी अगर आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं। ये निबंध की मेन बॉडी है, बीच का हिस्सा है, जहां आप ढेर सारे फैक्ट ऐड करते हैं, और ये बिल्कुल एक बोरे की तरह से होता है, जिसमें आप जिस शीर्षक पर लिख रहे होते हैं उसके बारे में जितना जानते हैं सब ठूस कर भर देते हैं, ठीक है। तो क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 को भी शामिल करिए, G20 हो गया, शंघाई सहयोग संगठन को भी शामिल कर लीजिएगा। जो कुछ मिले जो कि भारत की विदेश नीति से कुछ ताल्लुक रखता हो उसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ सीमित मात्रा में करिएगा, बहुत ज्यादा लिखिएगा नहीं उसमें। मतलब ये नहीं कि पता लगा G20 पर ही एक छोटा मोटा निबंध लिख दिया, नहीं, यहाँ पर दो दो लाइन इस पर चर्चा करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 700 शब्दों में आप बहुत फैला नहीं सकते, और विस्तार देंगे तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा।
कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है, गागर में सागर भरने वाली स्थिति यहाँ मौजूद है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर भारत के नेतृत्व के साथ साथ कोविड-19 में जो भारत ने भूमिका निभाई है, कोविड का जो दौर था उसमें भारत की भूमिका, भाई कोविड-19 में तो चीन की भूमिका थी, कोविड-19 का जो दौर था उसमें भारत की सहयोगात्मक भूमिका। के संकट में भारत की भूमिका, भारत की भूमिका, ठीक है, इसको लिख देंगे। तो इतनी सारी बातें आप ऐड करेंगे और अंत में आप चुनौतियों की चर्चा भी कर लीजिए। अच्छी बातें तो लिख ली, लेकिन चुनौती भी है, चुनौतियां, उनको लिखे बिना काम चलेगा नहीं, तो चुनौतियों की चर्चा करिए। साथ ही साथ आप इसमें निष्कर्ष निकालिए, यानी अब समाधान दीजिए कि विदेश नीति वास्तव में कैसी होनी चाहिए। तो समापन, समापन, ये है आपका एक ड्राफ्ट। हालांकि ड्राफ्ट के लिहाज से ये काफी लंबा खिंच गया है, लेकिन इसमें जितने पॉइंट्स थे उनको ऐड किया गया है। आप इतना डिटेल नहीं भी जा सकते हैं, आप सीधे सीधे आजादी के बाद की दशा, वर्तमान दशा और बीच की स्थिति को दिखा सकते हैं ड्राफ्ट में, उससे भी काम बन जाएगा। कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इन पर लिखना है। तो हम लिखेंगे क्या? हम लिख सकते हैं भाई कि आजादी के बाद भारत की विदेश नीति का मूल आधार जो है वो शांति था, शांति था, गुटनिरपेक्षता था, नैतिक मूल्य थे। लेकिन जब बदलता हुआ वैश्विक परिदृश्य हमें दिखाई दिया, दुनिया तेजी से बदल रही थी, जो विश्व की व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में हमें भी अपने तौर तरीके बदलने पड़े। तो आज भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि वैश्विक घटनाओं को दिशा देने का काम करने वाला राष्ट्र बन गया है। कम से कम हमारी जो पहचान है, हमारी जो इमेज है वो यही है। इस चीज को आप अपनी प्रस्तावना का हिस्सा बनाएं। आप चाहें तो कोई करंट अफेयर का डाटा जिससे कि ये बात आपकी प्रमाणित होती हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो। शीत युद्ध का जो दौर था उस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा। सोवियत संघ के विघटन, वैश्वीकरण के बाद की जो स्थिति है, सोवियत संघ का विघटन एक दौर था। अच्छा, इसमें वैश्वीकरण एक चीज छूट गई है, उसको जरूर लिखिएगा, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि पश्चिमी देशों की साजिश थी असल में। तो यहाँ पर उन सब चीजों को शामिल करते हुए आप लिखें। इसमें आप कह सकते हैं कि भारत की जो आर्थिक कूटनीति है वो समय के साथ बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई और विदेश नीति का आर्थिक कूटनीति जो है एक मुख्य स्तंभ बन गया। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट वाली जो नीति है उसमें हमने रूपांतरण किया। अब इसमें जो वेस्टर्न एशिया है या फिर आपका अफ्रीका है, इनसे हमारे संबंध काफी मजबूत हुए। भारत की जो विदेश नीति है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, तकनीक, इस तरह के जो व्यवहारिक तत्व हैं वो प्रमुख हो गए। क्वाड, ब्रिक्स, G20, शंघाई सहयोग संगठन जैसे जो मंच है उन पर भारत की सक्रिय भूमिका इसकी बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाती है। आप लिख सकते हैं, और इसमें चाहे तो आप प्रत्येक पर 2-2 लाइन लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि भारत बेहतर कर रहा है और नेतृत्व की क्षमता हमारी समय के साथ दिखाई दे रही। कोविड-19 के समय में हमने वैक्सीन मैत्री वाला काम चलवाया था, वैक्सीन पर हमने बढ़िया काम किया था और दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराई थी। तो इससे हमारी जिम्मेदार छवि उभर कर आई है, मतलब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को समझते हैं। और भी तमाम शांति अभियान और आपदा प्रबंधन में भारत की बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है वैश्विक स्तर पर। तो चुनौतियां तो है, पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, चीन, पाकिस्तान, और बाहर वाले जो पड़ोसी हैं उनकी भी मतलब पड़ोसियों का तात्पर्य यहाँ पर साझेदारों से है, तो उनसे भी हमें परेशानी कुछ कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम शक्ति का संतुलन बनाकर चलते हैं और चीजों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि भारत की बदलती हुई विदेश नीति जो है, भारत की बदलती हुई विदेश नीति जो है, इसको उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है, जहां की राष्ट्रीय हित और वैश्विक कल्याण दोनों का समन्वय दिखाई देता है। राष्ट्रीय हित और वैश्विक कल्याण, ये दोनों जो है यहाँ पर समन्वय के रूप में दिखाई देते हैं। तो हमने जो ड्राफ्ट बनाया था उसी के अनुसार हम लिखना आरंभ करते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो वही चीज है, आजादी के बाद जो भारत की विदेश नीति है
उसका मूल आधार था शांति और गुट निरपेक्षता। हमने तय किया कि हम शांत रहेंगे, तटस्थ रहेंगे और गुट निरपेक्षता का पालन करेंगे, यानी किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे मामलों में भी कोई दखल न दे। तो ये सारी बातें थी, लेकिन दुनिया बदली, समय बदला, तो उसके साथ साथ हमारी जो नीतियां हैं उन्हें भी बदलना पड़ा। देश अपनी युद्ध नीति को, विदेश नीति को, आर्थिक नीतियों को परिवर्तित करते हैं और भारत के साथ भी वही हुआ। दुनिया बदल रही थी, शीत युद्ध का दौर आया, वैश्वीकरण तेजी से फैला, सोवियत संघ विघटित हो गया, तो उससे भी हमारी जो चुनौतियां हैं और संभावनाएं हैं दोनों में परिवर्तन आया। भारत इसमें कूटनीतिक तरीके से अब काम कर रहा है। पहले हमने क्या किया, तटस्थ और शांतिपूर्ण भूमिका निभाई। शांति के पक्षधर तो हम अभी भी हैं, शांति हम अभी भी चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ अब हम कूटनीति को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी उस चीज के हकदार नहीं है। मतलब हम सिर्फ शांति की बात करें, हम गुट निरपेक्षता की बात करें, हम पंचशील की बात करें और हमारे पड़ोसी जो है वो हमें लगातार धोखा देते रहे, तो ये संभव नहीं है। भारत को यहाँ प्रतिकार करना होगा। तो भारत जैसा जो देश है वो अब अपनी आर्थिक और राजनीतिक कूटनीति पर भी काम कर रहा है। हमने अपने आप को सिर्फ तटस्थ नहीं रखा है। हम युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध कोई छेड़ेगा तो उसका जो उत्तर है, प्रति उत्तर है, वो भी अवश्य देंगे। तो समय के साथ ये हर देश के साथ होता है, विदेश नीतियां बदलती हैं, आती जाती रहती। वही चीज यहाँ भी है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की चर्चा कर लीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है उसको एक सीमित दायरे में दर्शा दीजिएगा। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि भाई कोविड-19 महामारी का जो दौर था उसमें हमने बड़ी भूमिका निभाई, वैक्सीन का वितरण किया, और कोई भी आपदा आती है, कोई भी समस्या आती है किसी देश पर, किसी पड़ोसी पर, तो उसमें हम मदद के लिए तैयार रहते हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र में हमारी भूमिका एक बिग ब्रदर की हमेशा से रही है, मतलब बड़े भाई की। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर चुनौतियां भी हैं। जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमें निरंतर तंग करते रहते हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, और जो दूरस्थ व्यापारिक साझेदार हैं जैसे अमेरिका, वो भी हमसे अपना मुनाफा साधने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा रहता है। अभी टैरिफ वाला विवाद, और उसके बाद भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ठीक, तो ये सारी जो समस्या है इनको चुनौतियों के तौर पर दिखाइएगा, और अंत में समाधान में क्या लिखेंगे कि भारत की जो बदलती हुई विदेश नीति है ये एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को स्थापित तो कर रही है, जिससे कि वैश्विक कल्याण भी जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय हित भी जुड़ा हुआ है। चुनौतियां हैं लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही प्रबल है। तो इस निबंध में इतना ही।